शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि जो भी बड़ी नौकरियों में जाने के लिए तैयारी करे तो कोचिंग सेंटरों की फीस इतनी महंगी है। अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे तो उसकी फीस इतनी महंगी है कि अगर गरीब का बेटा अपने बच्चे को पढ़ाता है और उसका अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो उसके पास ये विकल्प नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे को एमबीबीएस या पीजी करवा ले, क्योंकि एमबीबीएस की फीस 20 लाख रुपया महीना की तय करी हुई है। पीजी की फीस 45 से 50 लाख रुपए साल के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से चाहे बीएड हो, चाहे और कोई इंजीनियरिंग की हो, चाहे कोई भी एजुकेशन हो, इतनी महंगी शिक्षा है सभापति महोदय। और इस कोरोना काल में तो अगर किसी ने कर्जा लेके अपनी जमीन को गिरवी रख के, अपनी जमीन अपने मकान को बेच के और अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया मेडिकल कॉलेज में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उसकी फीस ले ली गई लेकिन उसके बच्चे को शिक्षा नहीं दी गई और उसके बच्चे को यह भी सुविधा नहीं दी गई कि चलो अगली साल उसको छूट दी जाएगी। सभापति महोदय, बड़े शर्म की बात है कि अपनी राजनीति के लिए विपक्ष यहाँ पे धरने पे बैठा है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोरोना में लूट रहे थे, स्कूल कॉलेज वाले लूट रहे थे, उनकी फीस की माफी के लिए कभी भी विपक्ष बैल में आके नहीं बैठा। ये शर्म की बात है और ये दोहरा चरित्र बताता है कि व्यक्ति अपनी राजनीति के लिए सिर्फ सारी चीजें ये करता है, वरना चाहिए था कि स्कूल फीस के लिए सरकार पर दबाव बनाता। सभापति महोदय, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने की जहमत नहीं उठाई कि इन फीस पे कानून बनाए। सभापति महोदय, ऑटो रिक्शा में किराया निर्धारित करने का कानून बनता है, मिनी बस में किराया निर्धारित करने का कानून बनता है, लेकिन स्कूल जो एज कॉलेज ये वेलफेयर के लिए होते हैं, कोई व्यापार नहीं होता है। लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया कि किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने भी कभी इस बात के लिए कानून बनाने का नहीं सोचा कि इन पे लगाम कैसे लगाई जाए। सभापति महोदय, एक नाई के मैं सेविंग कराने जाता हूं, सभापति महोदय 2 लाख का प्लॉट खरीदा नाई ने, 2 लाख का प्लॉट खरीदने पे इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है कि 2 लाख रुपए कहां से लाए थे और सीए उसको कहता है 30,000 रुपए चाहे तब आपका पिंड छूटेगा। ये इनकम टैक्स का हाल है। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना जो वेलफेयर के लिए काम करने वाली जो ये कॉलेज स्कूल के मालिक के घर पे कभी इनकम टैक्स गई हो। इसलिए चाहिए था विपक्ष को कि इन कॉलेजों के खिलाफ कहते मोदी जी को कि रेड डालो इन स्कूल के मालिकों पे, कॉलेज के मालिकों पे। लेकिन सभापति महोदय, जब मैंने गहनता से इसकी जांच की कि ऑटो रिक्शा पे कानून बन जाता है, किसान नहीं चाहता कि बिल आए, लेकिन बिल आ जाता है कि जबरदस्ती बिल देंगे। सभापति, और तो और हद होगी। राजस्थान की विधानसभा में मैंने देखा कि प्रेमी के साथ घर से भागने वाली छोरी के मदद के लिए भी बिल आ जाता है कि इसको भागने दो, हम इसकी सहायता करेंगे, यानी कि उसके बाप का कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, ऐसा हिंदुस्तान में माहौल बना दिया, आधुनिकता आधुनिकता। सभापति महोदय, लोगों ने पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या लिखा, किसने लिखा, हमारे समाज में लैला मजनू को, सीरी फराद को इनको ऐसे बताया जाता है जैसे कोई महान पुरुष हुए, जैसे इन्होंने कोई महान काम किया है, जबकि सही मायने में अगर देखा जाए तो सभापति महोदय, मैं उनको 2 टके का टपोरी की संज्ञा दूंगा। वो टपोरी थे जो मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस पिता ने पेट काट के खिलाया और उस बेचारे को तनाव में डाल करके और कोई बहला फुसला के उसकी बच्ची को लिया जाता है और उस पिता को कोई अधिकार नहीं दिया जाता कि वो अपनी बच्ची को समझा बुझा भी सके। इसलिए ऐसे बिल आ जाएंगे, सारी किसान नहीं चाह रहा वो बिल आ जाएंगे, तरह तरह के बिल आ जाएंगे, लेकिन ये बिल कहीं पे किसी भी हिंदुस्तान की किसी भी सरकार में ये नहीं आया कि साहब जो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, वो महंगी शिक्षा नहीं ले सकता, इसलिए उसको सस्ती शिक्षा कैसे दिलाई जाए। उसमें कोई
उस पर जोर नहीं देगा, क्योंकि कारण इतना है, सारे सफेद पोस्ट नेता हैं या आईएएस हैं जो सीनियर उन्हीं की कॉलेज चलती हैं, उन्हीं के स्कूल चलते हैं, और सभी के सभी सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे सब भाई हैं। किसकी भी सरकार आए उन पे ना बना है ना आगे कभी बनेगा। इसलिए मैं मेरे विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि कभी आपका जमीन जगे तो इसके ऊपर भी आवाज उठाना। जब मानूंगा जब आप बैल में बैठोगे, या आपकी सरकार आई थी जब ये बनाते, या कभी आपकी सरकार किसी स्टेट में उसमें कानून बनाओ और गरीब किसान को वास्तव में राहत दिलाओ। लेकिन राहत नहीं दिलाई जाती है, सिर्फ राजनीति चमकाई जाती है। इसलिए राजनीति चमकाने के लिए नहीं, मैं चाहता हूं विरोध होना चाहिए जनता के लिए। मैं भी मानता हूं फोन टेपिंग है, गलत बात है। फोन टेपिंग कब हुई थी? उस वक्त आपने नहीं दिया धरना, उस वक्त नहीं किया प्रदर्शन। आज प्रदर्शन करने आगे कि आगे चुनाव आ रहे हैं तो प्रदर्शन चालू कर देते हैं। इसलिए ऐसा चरित्र नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कोचिंग और ये जो इंस्टीट्यूट हैं, जो इन पे लगाम लगाई जानी चाहिए। और विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जो फीस कोरोना टाइम की ले ली, उस फीस का कोई हिसाब नहीं। जो टीचर हैं उनको पढ़ाया नहीं, टीचर को सैलरी नहीं दी, तो आप कम से कम यही कह देते कि फीस पूरी लिए। तो जो बेचारे अध्यापक हैं जिन्होंने स्कूल में पढ़ाया, जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाया, जिन्होंने कोचिंग सेंटर में पढ़ाया, ना तो उनको फीस दी जा रही है ना गरीब को राहत दी जा रही है। तो कम से कम कोई तो इनको करना चाहिए था, और भी नहीं करे तो ये कम से कम आज बोल के जाएं कि हाँ, हम मोदी जी से कहेंगे कि इन स्कूल कॉलेजों पे रेड डालो, इनका अकाउंट चेक करो, इन्होंने इतनी फीस ली, इन्होंने कितना खर्चा किया। कागजों में सभापति महोदय प्रोफेसर दिखाए जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट दूसरे कॉलेज है सभापति महोदय, जो वहां पे प्रोफेसर की संख्या बताई जाती है। सभापति मेरे यहाँ पे सांसद है बालकनाथ, इन्हीं बीजेपी पार्टी का है। सभापति महोदय मैंने अखबार में पढ़ा कि उसने बताया 200 प्रोफेसर हैं उसकी यूनिवर्सिटी में, और सभापति महोदय रिकॉर्ड में बताया कि वहां पे 24 प्रोफेसर हैं। इतना बड़ा घोटाला करते हैं, ऐसा दोहरा चरित्र रखते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं और दुनिया को लूट के खाते हैं। ऐसे लोगों को निकालना चाहिए पार्टी को। इनको अगर ये चाहे तो वो बात आई, वो बाकायदा चेक हुई, और बाकायदा जो नौकरी दूसरी जगह कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ में कर रहे हैं, और उसको अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बता के टंका उठा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वास्तव में ये सही बात करना चाहते हैं, वास्तव में ये सच्चाई पर जीवन जीते हैं, तो ये बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा मैं जानता हूं कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ खाने के दांत हो रहे हैं और दिखाने के दांत हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता में जागृति आती जा रही है, और राजस्थान की जनता धीरे धीरे जाग रही है, हिंदुस्तान की जनता भी जाग रही है। और इसीलिए हो रहा है कि आदमी जो किसान है वो 100 दिन हो गए, लेकिन उसका मनोबल नहीं टूट रहा है। वो सड़क पे बैठा है, उसके बच्चे बैठे हैं, उसके घरवाले सब बैठे हैं, उसकी फसल कटने पा जाती है। सभापति महोदय मैं किसान का बेटा रहूं, मेरे दादा परदादा सबने खेती की है, मैंने भी बचपन में खेती की है, मेरी माँ ने खेती की है। इसलिए मैं जानता हूं किसान के पास 1 मिनट का भी समय नहीं होता कि 1 मिनट का समय भी अपना जाया कर दे। इसलिए जो इतना बिजी रहने वाला है, जो खून पसीने की ईमानदारी की खाने वाला है, वो 100 दिन सड़क पे पड़ा है, तो ये समझना चाहिए इतना अहंकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। अहंकार रावण का भी नहीं चला था कि अहंकार है। इसलिए अगर वास्तव में उसकी पीड़ा को समझते तो हम मानते, और जिसने हमको बनाया, जो दाता है, जो मालिक है देश का, भला उससे कौन सा अहंकार करेंगे, उसको कौन सी शक्ति दिखाना चाहते हैं। जो शक्ति आपको दी है वो शक्ति उसी किसान मजदूर ने दी है। वो शक्ति जो देना जानता है, वो शक्ति को वापस भी लेना जानता है। इसलिए सभापति महोदय मैं तो कहना चाहूंगा कि कभी धरना उस किसान के पक्ष में भी देते तो हमें लगता कि वास्तव में इनको चिंता है किसानों की। लेकिन कोई मतलब नहीं है किसान से, कोई मतलब नहीं है गरीब से, और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करो। और सभापति महोदय रही खेल की बात, तो मैं कहना चाहता हूं हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत ही ज्यादा ये मान के चलो खतरे की तरफ बढ़ रही है। ये जब से मोबाइल आया है, जब से ये तरह तरह के ऐसे मोबाइल के ऊपर, और बच्चा अपना टाइम वेस्ट करता है, बच्चे का सारा टाइम उसके ऊपर चला जाता है, गेम्स तरह तरह के आगे वो गेम्स खेलता रहता है, और फिजिकल एक्टिविटी उसकी बंद से हो रखी है। इसलिए जरूरत है ऐसे बच्चों को
कूद के अंदर जो भाग लें, उस चीज़ के लिए उनको उत्साहित किया जाए, उनके लिए माहौल बनाया जाए, गाँव में स्टेडियम बनाए जाए, खेल की सुविधा मुहैया कराए जाए। मैं धन्यवाद दूंगा एक बात के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, कि जो सरकारी कॉलेज है, जो सरकारी कॉलेज जो मैं कहता हूं जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है और जो सस्ती मिलती है, मुझे इस कहने में कतई भी वो नहीं है, और मैं बिल्कुल फक्र के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार ने 88 कॉलेज सरकारी खोले, उससे गरीब को, राजस्थान के को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। इसी प्रकार से शिक्षा में इतना बजट दिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उस गरीब के बच्चे को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसका सोचा, इसका प्रयास किया। इस बात की मैं सराहना करता हूं, इस बात के लिए मैं उनको सल्यूट करता हूं। लेकिन मैं उनसे फिर भी प्रार्थना करता हूं कि ये सब किया, लेकिन आप कम से कम ये और करिए कि ये जो स्कूलों में लूट मची है, जो वहां पे किताबें इतनी महंगी दी जाती है, वहां पे ड्रेस इतनी महंगी दी जाती है, हर तरह की लूट है, उस लूट पे भी राजस्थान की सरकार रोक लगाएगी। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूटों की लूट है, इस पे भी राजस्थान की सरकार जो रोक लगाएगी। और राजस्थान की सरकार इस बात की भी व्यवस्था करेगी कि सरकार की तरफ से भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएं, जिससे कि गरीब के बच्चे को भी आईएएस की कोचिंग मिल सके, जिससे गरीब के बच्चे को भी मेडिकल में जाने की कोचिंग मिल सके, गरीब के बच्चे को भी आईआईटी में जाने की कोचिंग मिल सके। इस बात का प्रयास करेंगे, ये मैं अपेक्षा रखता हूं। और खेल के लिए कहा कि नेशनल लेवल के प्लेयर के लिए 2% जो कोटा राजस्थान की सरकार ने निर्धारित किया, उस बात की भी मैं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि इससे गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। जो युवा पीढ़ी गेम्स के मोह भंग हो गया था, उसका वापस गेम्स के प्रति लगाव बढ़ेगा। इसलिए राजस्थान की सरकार की जितनी भी सराहना की जाए इस बात के लिए उतनी कम है। मैं और कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार को और तरह से भी किसान के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और एक नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग में, इस कल युग में नैतिक शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए नैतिक शिक्षा देकर के और गरीब किसान के बच्चे को गलत दिशा में जा रहा है जो, उससे रोकना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए उनको खेम की तरफ बढ़ाया देंगे तो जो ये बुराइयां हैं उसके जीवन में जो घेरती है बुराइयां, उन बुराइयों से वो दूर रहेगा। वो नशा मुक्ति अभियान चलाए जाएं, जिससे कि वो नशे की ओर जाने से मुक्त रहे, और उसको कामयाब लोगों के बारे में टीचर बताएं, उनकी जीवनी उनको बताएं उनके बच्चों को कि जिन्होंने इतिहास लिखा, जिन्होंने इतिहास बदला, उनमें कौन सी खूबियां थी, वो खूबियां उनमें भी पैदा की जाए। और मैं राजस्थान के असेंबली से, मेरे राजस्थान के 36 बिरादरी के गरीब मजदूरों को बताना चाहता हूं, उनके बच्चों से कहना चाहता हूं, जो ये पैसे वाले लोग हैं, इनके बच्चे हैं और ये गरीब का बच्चा है, आप में अंतर इतना ही है कि ये जो पैसे वालों के बच्चे ये डालडा हैं और आप देसी घी हो, आपका इनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। सिर्फ जरूरत है तो अपने जुनून को जगाने की जरूरत है, इसलिए जुनून को जगाए। सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार अभी न्यू एजुकेशन जो है 2020 लेकर के आई, न्यू एजुकेशन स्कीम लेकर के आई, उस स्कीम में इन्होंने डिसाइड किया कि जो विदेशी यूनिवर्सिटियां हैं, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी है, तब इन यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान में कैंपस उपलब्ध कराया जाएगा और ये यूनिवर्सिटी आकर के हमारे यहाँ के कैंपस में शिक्षा देंगी। सभापति महोदय, इसके बहुत बड़ा, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट में। सभापति महोदय, इससे इतना बड़ा खतरा होगा कि वो विदेशी यूनिवर्सिटी को आप यहाँ कैंपस उपलब्ध कराएंगी, वो यहाँ के अच्छे प्रोफेसर को हायर करेंगी और महंगी फीस लेंगी, और उस फीस का फायदा, उसका फायदा जो उस एजुकेशन का, वो गरीब का बच्चा नहीं उठाएगा। हमारे आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट बर्बाद हो जाएंगे, हमारे मेडिकल कॉलेज बर्बाद हो जाएंगे, और वो विदेशी आकर के और महंगी फीस रखेंगे, उसमें अडानी जैसों के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हिंदुस्तान वैक्सीन बना सकता है कोरोना की, अगर हिंदुस्तान मेट्रो बना सकता है, तो हिंदुस्तान की सरकार हम वहां पे जाए और जो वहां पे हमारे यहाँ के स्टूडेंट को भेजे, हमारे यहाँ के प्रोफेसर को विदेश में चाहे भेजे, उनको चाहे वहां पे भेज करके और फिर यहाँ पे लाए और वो बताएं, वहां का अनुभव बताएं कौन कौन सी जगह हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए। जो विदेशी यूनिवर्सिटियों में है वही सुविधाएं यहाँ पे डेवलप करे, वही सारे की सारा सिस्टम यहाँ डेवलप करे, और हमारे जो टीचर प्रोफेसर हैं उनको भी वहां पे जा करके और उनके पास भेजे, ताकि वहां जो शिक्षा दी जा रही है वो भी सीख करके आए, ट्रेनिंग के लिए भेजे और यहीं पे शिक्षा दे। क्योंकि हमारा देश तरक्की जब करेगा जब सारा का सारा ढांचा हम अपना बनाएंगे। हम विदेशियों के भरोसे तरक्की नहीं कर सकते। देश 21वीं सदी में जा रहा है, अभी भी हम विदेशियों के भरोसे नहीं रह सकते। हमें अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, हमें अपने आप को शक्तिशाली करने की जरूरत है। यही मैं कहना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।